प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पर कुल 27 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इससे प्रीवियस लेक्चर पर हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कुल 76 एमसीक्यू को हल कर चुके हैं। तो आज के इस सेशन में हम इसके बचे हुए कुछ और भी एमसीक्यू साहब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि आप पहले क्वेश्चन का स्वयं आंसर देने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपने थोड़ा सा इस पर सोचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आंसर को देने में, ठीक है। तो इससे पहले इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। तो आइए सर, आज का पहला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत को किस श्रेणी में लाना था? तो पहला ऑप्शन है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी है सर सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप लोगों ने सोच लिया होगा कि करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ग्रामीण भारत के विकास के लिए क्या सिफारिश की? तो ऑप्शन ए है डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार, ऑप्शन बी ग्रामीण शिक्षा में सुधार, ऑप्शन सी इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं की पहुंच और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ग्रामीण भारत के विकास के लिए क्या सिफारिश की। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सर यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नाउ 79, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के तहत ज्ञान समाज मीन्स नॉलेज सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? पहला है शिक्षा और तकनीकी नवाचार के माध्यम से समृद्धि लाना, ऑप्शन बी केवल उच्च शिक्षा का विकास, ऑप्शन सी केवल शहरी क्षेत्रों का उत्थान और ऑप्शन डी सरकारी क्षेत्र में सुधार। तो साहब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और तकनीकी नवाचार के माध्यम से समृद्धि लाना। जिन लोगों ने हमने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पर प्लेलिस्ट में प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा नाम से जो प्लेलिस्ट है उस पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अपने स्वयं के नोट्स का डिटेल वीडियो भी वहां पे अपलोड किया है। अगर किसी ने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी प्लीज जरूर देखें। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 80 यानी कि क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे कहा जा रहा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के तहत ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण शिक्षा पर किस प्रकार बल दिया गया? पहला है स्कूल स्तर पर पर्यावरण का पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी शोध और विकास में हरित प्रौद्योगिकी यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी और ऑप्शन सी सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साहब इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा स्कूल स्तर पर जो हमारा इन्वायरमेंटल करिकुलम था उसका इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसको भी शामिल करने के लिए सिफारिश की गई थी और शोध और विकास में भी हरित प्रौद्योगिकी पर शोध हो और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम इन सभी पर बात की गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस आयु वर्ग के लिए कौशल विकास कार्यक्रम यानी कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ध्यान केंद्रित किया था? जैसे हमने आपको बताया भी था इससे पहले भी, एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा को क्या नाम दिया? तो व्यावसायिक शिक्षा को इन्होंने कौशल विकास नाम दिया था। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि कौशल विकास कार्यक्रम किस एज ग्रुप के लिए, किस आयु वर्ग के लिए निर्धारित किया था? तो साहब इसमें पहला ऑप्शन है 10 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 15 से 35 वर्ष, ऑप्शन सी 25 से 50 वर्ष और ऑप्शन डी है सभी आयु वर्ग। तो यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 से 35 वर्ष। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, सॉरी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार के लिए क्या सुझाव दिया?
तो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए क्या सुझाव दिया? ऑप्शन ए है शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन बी डिजिटल उपकरणों का उपयोग, ऑप्शन सी शिक्षकों के लिए मानकीकृत परीक्षा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साहब यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 83 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस संस्थान को उच्च शिक्षा के लिए अधिक स्वायत्तता देने की सिफारिश की थी? पहला आईआईटीज, दूसरा आईआईएमएस एंड केंद्रीय विश्वविद्यालय और उपरोक्त सभी। तो ज्यादा समय न लेते हुए इसका करेक्ट आंसर पे डिस्कस करते हैं सर। इसका आंसर भी है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 84, क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अनुसंधान और नवाचार मीन्स रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए कौन सा मॉडल अपनाने का सुझाव दिया? पहला है सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी कि जिसको हम पीपीपी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ई गवर्नेंस पर भी इसकी बात होती है, वही हमने ई गवर्नेंस पे भी इसको डिस्कस किया था। ऑप्शन बी केवल सरकारी फंडिंग, ऑप्शन सी निजी संस्थानों पर निर्भरता और ऑप्शन डी है विदेशी संस्थानों में सहयोग। तो साहब इसका करेक्ट आंसर है आपका कि जो रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए जो मॉडल दिया था एनकेसी ने, नेशनल नॉलेज कमीशन ने, वो था पीपीपी मॉडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सुझाव दिया कि भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी नवाचार और शोध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साहब इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस तरह की लाइब्रेरी प्रणाली की सिफारिश की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले के एग्जाम में पूछा भी गया है। मैं आपको बता दूं, जिस बुक से हमने इसको लिया था तो वहां पहले किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिएगा, पहला है एकीकृत और नेटवर्क आधारित लाइब्रेरी, ऑप्शन बी केवल डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित लाइब्रेरी, ऑप्शन डी केवल उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए लाइब्रेरी। तो प्रश्न का सर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत और नेटवर्क आधारित लाइब्रेरी। इंटीग्रेटेड एंड नेटवर्क बेस्ड लाइब्रेरी की बात इन्होंने की थी। 87, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन के संबंध में क्या सिफारिश की? ऑप्शन ए इसे संविधान में शामिल करना, ऑप्शन बी इसे प्राथमिक शिक्षा तक सीमित रखना, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा तक इसे लागू करना और ऑप्शन डी इसे केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रखना। तो इस प्रकार के प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं। तो यहाँ पे सर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे संविधान में शामिल करना। क्यों? तो एनकेसी ने जो 2005 है उसने राइट टू एजुकेशन इसको एक एक्ट बनाने की बात की थी, तो जिसको 2009 में बनाया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट, और इसको जो पूरे भारत में लागू हुआ वो हम आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है लेक्चर, उस पे भी डिटेल में इसकी सारी धाराओं को भी वर्णन किया गया है वहां पर। तो इसको जो लागू किया था वो किया था 1 अप्रैल 2010 से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 88, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार ओपन लाइसेंसिंग का क्या उद्देश्य था? तो साहब पहला ऑप्शन है शैक्षिक सामग्री को सभी के लिए उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी निजी संस्थानों को लाभ देना, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा का निजीकरण करना और ऑप्शन डी शोध और विकास को सीमित करना। तो इसको आप सोचिए, प्रश्न संख्या 88 कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार ओपन लाइसेंसिंग का क्या उद्देश्य था? तो साहब इस प्रश्न का सही उत्तर है शैक्षिक सामग्री को सभी के लिए उपलब्ध कराना। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य विजन क्या था? ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन साहब आपको दिया गया है भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना, ऑप्शन बी तकनीकी शिक्षा का विस्तार, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, ऑप्शन डी केवल शोध और विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
तो साहब इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा में किस भाषा को बढ़ावा दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है केवल अंग्रेजी, ऑप्शन बी है केवल हिंदी, ऑप्शन सी है क्षेत्रीय भाषाएं और अंग्रेजी, और ऑप्शन डी है केवल क्षेत्रीय भाषाएं। तो साहब इस प्रश्न का जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय भाषाएं और अंग्रेजी। 91, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कौन सी समिति बनाने का सुझाव दिया। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण, ऑप्शन सी अनुसंधान और विकास समिति, ऑप्शन डी ई लर्निंग समिति। यह प्रश्न भी पहले किस एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कौन सी समिति बनाने का सुझाव दिया था। तो सब प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निम्न में से किस क्षेत्र में डेटा संग्रहण की आवश्यकता पर बल दिया था, यानी कि किसका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, ये भी हमने डिटेल अपने नोट्स पे वहां पे उसको लिखा हुआ है। तो देखिए पहला है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी शोध और विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साहब आपने जैसे वहां पे देखा हेल्थ रिकॉर्ड की भी बात की गई थी, एजुकेशनल रिकॉर्ड की तो बात थी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। ये सब ऑनलाइन माध्यम से, डिजिटल माध्यम से इस पे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सुझाव दिए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बहुत आसान से प्रश्न है, शायद आप सभी प्रश्नों को जरूर सही हल कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी हमारे नोट्स से लिया गया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रवेश दर, यानी कि जब मैं इसको बना रहा था तो नोट से ही इसको मैंने फ्रेम करा है क्वेश्चन को, तो आप नोट्स वाला भी जो डिटेल वीडियो है ज्ञान आयोग पे उसे भी जरूर देख लें। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रवेश दर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को कब तक बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। तो इनकी जो सिफारिश थी साहब यह थी 2010, 2015, 2020 या 2025। तो इसमें इसको बढ़ाने का टारगेट रखा गया था 2015 तक। ये तो 2005 पे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इसका गठन हुआ। 2009 में इसने अपनी जो रिपोर्टें दी उसको किस्तों में अपनी रिपोर्ट दी, पहली 2006 में, दूसरी 2007 में, तीसरी 2008 और चौथी अंतिम रिपोर्ट 2009 में। इस प्रकार के एमसीक्यू प्रश्न हम इसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट में पहले कर चुके हैं। तो जो इसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो बनाना था, सकल नामांकन अनुपात भी हम जिसको बोलते हैं, उसका टारगेट था साहब 2015 तक। 94, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए किस पहल का सुझाव दिया। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा को सुलभ यानी कि सभी तक पहुंच सके, सुलभ बनाने के लिए किस पहल का सुझाव दिया। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन बी ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का विस्तार, ऑप्शन सी निशुल्क और प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी निजी संस्थानों को अनुदान। ऑप्शन सी है निशुल्क प्राथमिक शिक्षा और ऑप्शन डी है निजी संस्थानों को अनुदान। तो साहब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप भी सोच पा रहे होंगे क्या होगा। तो सुलभ बनाने के लिए, शिक्षा सभी को पहुंच पाए, इसके लिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का विस्तार, कि उसको और बढ़ाया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के तहत ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जिसको हम OER बोलते हैं शॉर्ट में, की क्या सिफारिश थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के तहत ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की क्या सिफारिश थी। पहला ऑप्शन है उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधन निशुल्क उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी निजी शिक्षा का विस्तार करना, ऑप्शन सी विदेशी विश्वविद्यालयों को लाना, ऑप्शन डी केवल उन्नत शिक्षा के लिए संसाधन बनाना।
तो साहब इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर यह है ऑप्शन नंबर ए, उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधन निशुल्क उपलब्ध कराना, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का मेन सिफारिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार नेशनल नॉलेज नेटवर्क का उद्देश्य क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार नेशनल नॉलेज नेटवर्क का उद्देश्य क्या था, या हम ऐसे भी कह सकते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के तहत नेशनल नॉलेज नेटवर्क का उद्देश्य क्या था। पहला है सरकारी कार्यालयों को जोड़ना, ऑप्शन बी सभी शिक्षण संस्थानों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में संचार बढ़ाना, और ऑप्शन डी है डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास करना। तो हमारे जो डिटेल नोट्स हैं वहां पर भी इस पे बात हुई थी, वहां पे हमने इसको जोड़ा था। तो देखिए बहुत से छात्र यहाँ पर इसका आंसर ये भी दे सकते हैं कि ऑप्शन बी सभी शिक्षण संस्थानों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, या ऑप्शन डी दे सकते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करना। लेकिन साहब इस प्रश्न में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पे जो हमने डिटेल नोट्स बनाए थे वहां पे जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क था उसका उद्देश्य यह था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सरकारी कार्यालयों को जोड़ना, सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी शिक्षण संस्थानों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। लेकिन आप कहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे कि डी के साथ कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास करना, वो इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है सभी शिक्षण संस्थानों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। ओके, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको डिस्कस करें। 97, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस प्रकार की डिजिटल संरचना की सिफारिश की? किस प्रकार की डिजिटल संरचना की सिफारिश की? पहला ऑप्शन है साहब ग्रामीण नेटवर्किंग, ऑप्शन बी है नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ऑप्शन सी है स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, और ऑप्शन डी है क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम। देखिए अगर आपने पढ़ा नहीं हो डिटेल में तो आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज में हो सकते हैं, इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और उस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो साहब यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पिछले प्रश्न से ही इसका आंसर मिल रहा है, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस करा है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस प्रकार की डिजिटल संरचना की सिफारिश की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ई गवर्नेंस को किस लिए महत्वपूर्ण बताया? हाँ, तो देखिएगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ई गवर्नेंस को किस लिए महत्वपूर्ण बताया। पहला है सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षा सुधारने के लिए, और ऑप्शन डी है साहब स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए। तो यहाँ पे साहब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ई गवर्नेंस के का सुझाव इसलिए बताया था कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, और ई गवर्नेंस पर भी हमारा डिटेल वीडियो है, आप उसको भी देखें। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी कामकाज में जो राजकीय कामकाज होते हैं, ठीक है, उस पर बहुत अधिक स्पीड लाई जाती है, शुचिता गोपनीयता जहां पर होती है और कहीं पे पारदर्शिता, ये सब उससे कामयाब हो रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य ध्यान किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर था? देखिए ऐसे प्रश्न बार बार आ रहे हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर था। पहला है औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो मुख्य ध्यान था साहब ऑप्शन नंबर बी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से कौन सा शामिल नहीं था? देखिए यहाँ पर पूछा है कौन सा शामिल नहीं था। पहला है लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण, दूसरा है स्कूल शिक्षा में सुधार, ऑप्शन सी कृषि तकनीकी का विकास, और ऑप्शन डी ई गवर्नेंस को बढ़ावा। तो देखिए लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण यह तो शामिल था,
स्कूली शिक्षा में सुधार, यह भी शामिल था। ऑप्शन डी ई गवर्नेंस को बढ़ावा, यह भी था। कृषि तकनीकी का विकास, इसका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने इस पे बात नहीं करी थी, तो कौन सा शामिल नहीं था? कृषि तकनीकी का विकास। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ जो हमने राइट के आंसर लगाए थे ये केवल इसलिए लगाए थे कि हमारा जो है ये चीजें शामिल थी। तो यहाँ पे साफ प्रश्न का जो सही उत्तर है यह हो गया हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य फोकस किस पर था? पहला ग्रामीण रोजगार, ऑप्शन बी ज्ञान सृजन और प्रबंधन, ऑप्शन सी व्यापार का विस्तार, ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण। तो काफी आसान प्रश्न है, आपने इसका आंसर दे दिया होगा, ऑप्शन बी ज्ञान सृजन और प्रबंधन। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य कार्य क्या था? पहला है सूचना का संग्रह, ऑप्शन बी शिक्षा, लाइब्रेरी, ई गवर्नेंस और नवाचार में सुधार, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास का प्रबंधन और ऑप्शन डी है आर्थिक सुधारों की सिफारिश। तो साहब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा, लाइब्रेरी, ई गवर्नेंस और नवाचार में सुधार। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ODE ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के छात्रों का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षण सेवा की स्थापना का सुझाव किसने दिया? पहला NKC, दूसरा रूसा, तीसरा UGC और चौथा इग्नू। तो सर कि राष्ट्रीय शिक्षा सेवा परीक्षण सेवा जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षण सेवा की स्थापना का सुझाव दिया था NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। कभी ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के छात्रों का आकलन करने के लिए किसकी स्थापना का सुझाव दिया? तो वहां पे एक तो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षण सेवा, इसके अलावा और भी वहां पे ऑप्शन हो सकते हैं जो कि आंसर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ पे 27 MCQ को डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर एटलीस्ट इस आज के इस लेक्चर में 25 MCQ को जरूर सॉल्व किया होगा, क्योंकि आपने इससे पहले भी हमारे इतने सारे MCQ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पे 76 तक हमने पहले हल करे थे। ये ऐसे ही ये भी हमारे आसान से MCQ थे, तो अपनी तैयारी को आप जारी रखें, बहुत ज़्यादा समय अपनी स्टडी को दें। ठीक है, और नियमित रूप से अध्ययन करें, पूरे सिलेबस को लेकर के चलें स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और साथ में अपने सब्जेक्ट की भी जरूर पढ़ाई करें, क्योंकि असली सिलेक्शन आपका सब्जेक्ट से ही होना है। ठीक है, तो साहब आपने हमको सुना, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर बताइएगा। तो साहब आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी ने हमें इतने धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार एवं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।